लोग आज की टॉपिक में डिस्कशन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस। जो टोटल 5 सेक्शन है। अब जो 115 की सीरीज में सेक्शन 115 की सीरीज में 5 सेक्शन है, उसकी बात करेंगे हम आज डिस्कशन करेंगे। और वो जो यहाँ पर स्पेशल रेट है, स्पेशल रेट मीन्स जो नॉर्मल टैक्स ऑफ इनकम टैक्स रेट है उसके उसमें गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट दिया है। वो उस जो नॉर्मल टैक्स रेट है कंपनी से जो नॉर्मल टैक्स रेट है उससे यहाँ पर कम टैक्स चार्ज होता है, लेवी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है स्पेशल टैक्स रेट। अब बात करते हैं क्या सेक्शन 115 BA। यहाँ पर क्या है 25% के रेट से टैक्सेबल इनकम है। जो भी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड कब हुई है, सेटअप और रजिस्टर्ड कब हुई है, ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2016। जो भी कंपनी इंडिया में जो न्यूली कंपनी है कब सेटअप हुई वो 1 मार्च या 1 मार्च 2016 के बाद अगर रजिस्टर्ड हुई है तो उसका क्या होगा, ये ऑप्शन है एसएससी के पास, या तो 25% के रेट से टैक्स पे करे या तो जो नॉर्मल प्रोविजन है 30% के स्लिप पे टैक्स पे करे। बट यहाँ पर बेनिफिशियल क्या है 25%, तो सारा एसएससी लेना यही चाहेगा कि स्पेशल रेट पे। तो इस सेक्शन क्या है टैक्सेबल क्या होगा, एक सब यहाँ पर टैक्सेबल होगा 25% के रेट से होगा। यहाँ पर जो भी टैक्स सेक्शन है यहाँ पर क्या होगा, इनकम कवर अंडर चैप्टर 12 अदर देन सेक्शन 115 BAA एंड अंडर सेक्शन 115 BAB सेल बी टैक्सेबल एट द स्पेशल रेट ओनली। यहाँ पर दो सेक्शन को बात करा है, अलग करा है इन्होंने। क्या है 115A को 115 BB 115 BAA और 115 BAB को, मतलब जो इसका डिस्कशन हम लोग और आगे करेंगे। यहाँ पर स्पेशल टैक्स रेट ऑफ टैक्सेस क्या जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, मतलब 115 111A 112 और 112A जो सेक्शन है यहाँ स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस लगता है। जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस इस सेक्शन में लग रहा है 111A 112 112A में वो टैक्स रेट वहाँ लगेगा। और जो बिजनेस इनकम है उस पर टैक्सेबल किस रेट से लगेगा 25% के रेट से टैक्सेबल होगा। यहाँ पर सरचार्ज और जो एजुकेशन से हेल्थ एंड एजुकेशन से क्या होगा, सरचार्ज जो होगा एट द रेट ऑफ 7% और 12% डिपेंडिंग ऑफ द इनकम ऑफ द कंपनी। जो एक कंपनी का टर्नओवर है, टर्नओवर के बेसिस पे क्या होता है सरचार्ज जो कंपनी के केस में लगता है वो सरचार्ज उसी रेट पे लगेगा 7% या 12% के रेट पे। और हेल्थ एजुकेशन से कितना लगेगा 4%। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो भी कंपनी में इंडिया में रजिस्टर्ड कब हुई है 1 मार्च 2016 या उसके बाद रजिस्टर्ड हुई है, उसके बाद ऑप्शन क्या है कि वो मतलब कि वो कंपनी किस बिजनेस में इंगेज होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। उसका काम क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए। तो उसके क्या किस रेट से, उसके पास ऑप्शन क्या है कि कम रेट से वो टैक्स पे करे 25% के रेट से। तो इस केस में क्या है सरचार्ज भी लगेगा 7% या 12%। वो किस पे डिपेंड करेगा, कंपनी के टर्नओवर पे डिपेंड करेगा। हेल्थ और एजुकेशन से किस पे लगेगा 4%। यहाँ पे क्या है मेट, कंपनी यहाँ पर मेट पे कर सकती है। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे मेट। कंपनी कैन कैरी फॉरवर्ड एंड यूटिलाइज द मेट क्रेडिट एज पर सेक्शन 115 JAA। कंपनी क्या कर सकती है मेट पे करेगी। यहाँ पर मेट मीन्स जो 18% के रेट से होता है, 18.5% रेट है वो बुक प्रॉफिट पे लगता है, वो मेट कंपनी मेट पे करेगी। और जो मेट क्रेडिट है वो क्या करेगी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है आगे या उसको यूटिलाइज कर सकती है। बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है जो 25% के रेट से हम टैक्स पे करेंगे 115 BA में, 115 BA में उसमें कंपनी क्या होना चाहिए, जिसे हमने अभी बात करा कंपनी सेटअप और रजिस्टर्ड कब होना चाहिए 1 मार्च 2016 को या उसके बाद रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंपनी किस बिजनेस में इंगेज होना चाहिए, वो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ थिंग। कंपनी किसी भी वस्तु या का उत्पादन कर सकती है, उसका प्रोडक्शन कर सकती है। मतलब मेन पर्पस क्या है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के बिजनेस में होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कंपनी को सर्टन डिडक्शन है वो अलाउ नहीं होगा। जैसे सेक्शन क्या है 10AA, यहाँ पर SAZ वाली कहानी आ जाती है। डिप्रिसिएशन वाले पे बात आती है, यहाँ पर स्पेसिफिक एरिया पे 20% का डिडक्शन मिलता है या 15% का डिडक्शन मिलता है और 20% का जो न्यू मशीनरी पे मिलता है प्रोडक्शन केस में वो डिडक्शन में नहीं मिलेगा। वो सेक्शन कहा था सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A में। उसके बाद क्या है 32AD का प्रोविजन बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। अब क्या सेक्शन क्या है
सेक्शन 33A(b) और A(b)(a) का डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 2A 3, फिर क्या होता है 35 सब सेक्शन 2AA और सेक्शन 35 2AB का डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। अब उसके बाद क्या आता है सेक्शन 35AD और सेक्शन 35CCC और उसके बाद क्या आता है सेक्शन 35CCD का डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एनी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इनकम अंडर चैप्टर 6A वो भी नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट क्या है अंडर सेक्शन जो डिडक्शन एक्सेप्शन जो हमें मिलेगा क्या है 80JJA या एडिशनल एम्प्लॉय की बात करता है 30% पे जो एडिशनल एम्प्लॉय का है अगर एम्प्लॉय करते हैं वो कुछ कंडीशन है तो उसका हमें 30% एडिशनल बेनिफिट मिलता है वो हमें मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो सर्टन डिडक्शन है हमें वो नहीं मिलेगा। कब? जब हम क्या करते हैं 20 अंडर सेक्शन 115BA में क्या करते हैं 20% का जब 25% का टैक्स स्लैब होता है तो वहाँ पर कोई ए डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 10AA सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 2A 32AD सेक्शन 33AB ABA सेक्शन 35A 1 जो मैंने अभी डिस्कस करा। अब बात क्या करता है यहाँ पर ऑप्शन है एसएससी के पास। ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। यहाँ ऑप्शन हम एक्सरसाइज कब कर सकते हैं रिटर्न फाइल करने से पहले तक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकता है अगर एक बार हमने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया तो हम किसी भी ईयर में उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोलता है हाउ द कंपनी व्हिच हैज ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BAA इन दैट केस ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन में भी विड्रॉन। यहाँ पे क्या बोलता है कि एसएससी अगर एक बार इस ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो विड्रॉ नहीं कर सकता। बट हमारे पास ऑप्शन क्या दे रहा है कि अगर एसएससी ने क्या करा है अगर सेक्शन 115BAA यहाँ पर और बेनिफिट है क्या है 22% का टैक्स लिमिट है। अगर एसएससी कौन सा ऑप्ट करता है 115BA अगर ऑप्ट करता है तो उस केस में क्या होगा वो 115BA 25% वाले को विड्रॉ कर सकता है। मतलब 25% के बदले क्या पे कर सकता है ये 20% टैक्स रेट पे कर सकता है। इस केस में वो विड्रॉ कर लेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 115BAA टैक्स ऑन सर्टन डोमेस्टिक कंपनीज। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सर्टन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहा था यहाँ पर 25% की बात केस में। यहाँ पर बात कर रहा है सर्टन डोमेस्टिक कंपनी। यहाँ पर जरूरी नहीं है सारी कंपनियां होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन जो कंपनियां करती है वही हो, कोई भी कंपनी हो सकती है। इसमें कुछ कंडीशन है वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या है एक्सक्यूज मी एसएससी क्या होनी चाहिए डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए। और फर्क नहीं पड़ता वो ट्रेडिंग कर रही है कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है या प्रोडक्शन कर रही है वो फर्क नहीं पड़ता, बस डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर टैक्स रेट क्या होगा 22% के रेट से टैक्सेबल होगा। सरचार्ज क्या होगा 10% के रेट से यहाँ पर सरचार्ज लगेगा इरिस्पेक्टिव द टर्नओवर। जैसे मैंने ऊपर बात करा था वहाँ पर टर्नओवर के 7 या 12% की मैंने बात करी थी डिपेंडिंग ऑन द इनकम ऑफ द कंपनी। यहाँ पर 7 या 12% की बात करा था डिपेंडिंग अपॉन टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। बट इस केस में अंडर सेक्शन 115BAA में क्या करता है यहाँ टर्नओवर कुछ भी हो मायने नहीं रखता, बस सरचार्ज किस रेट से होगा 10% के रेट से सरचार्ज पे करना होगा। बहुत बड़ी बेनिफिट है यहाँ पर। और हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना होगा 4% होगा हमेशा। तो 115BBA में क्या होगा 22% का आपका सेस टैक्स हो गया, 10% का सरचार्ज हो गया, 4% का हायर हेल्थ एंड एजुकेशन से हो गया। कितना हो गया 25.168% क्या हो गया आपका टोटल टैक्स रेट हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ भी सेम रेट पे टैक्सेबल होगा 22%, 10% सरचार्ज और 4% एजुकेशन सेस। सिमिलरली अगर स्पेशल टैक्स रेट वाली बात आई कौन सा, जैसा मैंने पीछे बात करा था इनकम टैक्स कवर अंडर चैप्टर 12 अदर देन 115BAB। ठीक है। यहाँ पर स्पेशल टैक्स रेट की बात कर रहा है यहाँ पर कौन सा कैपिटल गेन वाला। जैसे कैपिटल गेन वाले जो है स्पेशल रेट और टैक्स रेट वो क्या हो जाएंगे सरचार्ज 10% होगा और हायर एजुकेशन सेस 4% होगा। ठीक है।
अब क्या बात करता है यहाँ पर, कंपनी ऑप्टिंग सेक्शन 115 बी बी ए, सॉरी 115 बी ए इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे मेट। यहाँ पर सबसे बड़ा थोड़ी सी यहाँ पर नुकसान क्या है कि जो भी कंपनी अगर 115 बी बी 115 बी ए मतलब 22% वाले का ऑप्शन एक्सरसाइज करती है, उसको मेट पे नहीं कर सकती वो कंपनी, मतलब 22% ही पे करेगी। ठीक है, मेट में क्या होता है 18.5% का रेट होता है, वो बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। वो जो कंपनी ऑप्ट कर रही है क्या 115 बी ए जो रिक्वायर है उसमें मेट पे नहीं करना होगा। ना ही हमें जो मेट का क्रेडिट है वो यूटिलाइज हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसका ना तो सेटअप कर सकते हैं ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। Brought forward met credit cannot be set off of the or set off against the income under section BA। जो हमने मेट क्रेडिट जो मैंने मेट हमने पिछले सालों में पे करा, जो उसका क्रेडिट है वो हमें उसका सेट ऑफ उसका हमें बेनिफिट मिल जाता है, वो हमें नहीं मिलेगा जो मैंने पिछले सालों से इस बार बाउट अप करा है। अब क्या है कि अब यहाँ पर एसएससी के पास सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि पहले क्या करे एसएससी अपना जो पहले से मतलब जो बाउट फॉरवर्ड मेट है का क्रेडिट है वो पहले क्लेम कर ले, उसके बाद ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए। पहले बाउट फॉरवर्ड की जो मेट का क्रेडिट है हमारा वो बर्बाद ना हो। ठीक है, उसलिए क्या करना चाहिए, पहले एसएससी को वो मेट क्रेडिट यूटिलाइज कर लेना चाहिए। मेट क्रेडिट यूटिलाइज करने के बाद इस ऑप्शन को क्या करना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए। ये बात लिखा है, इफ एसएससी हैज बाउट फॉरवर्ड मेट क्रेडिट, अगर एसएससी के पास है उसको क्या करना है, उस पहले मेट क्रेडिट को क्लेम कर लेना चाहिए, उसके बाद 115 बी ए का ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर सिमिलर कंडीशन है, क्या है एसएससी क्या करेगा, एक सेक्शन फॉलोइंग डिडक्शन सेल नॉट बी अलाउड, कौन सा है अंडर सेक्शन 10 ए अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लोज 2 ए 30 सेक्शन 32 ए डी सेक्शन 33 ए बी ए सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लोज 2 ए क्लोज 3, उसके बाद क्या आ जाएगा सेक्शन 35 सब सेक्शन 2 ए, उसके बाद सेक्शन 35 2 ए बी, उसके बाद किसका सेक्शन डिडक्शन नहीं मिलेगा, सेक्शन अंडर सेक्शन 35 ए डी सेक्शन 35 सी और सेक्शन 35 सी डी। एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 80 JJA 80 LA और 80 M का डिडक्शन ये तीनों सेक्शन का मिल जाएगा, अदरवाइज किसी का डिडक्शन हमें इन सेक्शन का डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा, और इस चैप्टर का डिडक्शन हमें 6A का मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान क्या है, तो 22% वाले में देखने में तो बोलते था 22%, यहाँ पर तो ना तो मेट का हमें बेनिफिट मिल रहा है, जो मेट का रेट है ना उसका बेनिफिट मिल रहा है, ना मेट जो हम पे कर सकते थे उसका बेनिफिट मिल रहा है। और दूसरा नुकसान क्या है हमें, कंपनी कैन नॉट सेट ऑफ एनी बाउट फॉरवर्ड लॉस ऑन अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन व्हिच इज एट्रीब्यूटेबल टू डिडक्शन रेफर्ड हियर अबव। यहाँ पे क्या है कि ना तो हमें बाउट फॉरवर्ड लॉस का बेनिफिट मिलेगा, ना ही अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, और यह माना जाएगा कि जो हमें इनकम जो टोटल इनकम है उसका ऑलरेडी इम्पैक्ट ले लिया गया है, किसका, व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। सच लॉस, वही बात कर रहे हैं, सच लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ऑलरेडी गिवन फुल इफेक्ट, मतलब यह मान लिया जाएगा कि जो हमारा बाउट फॉरवर्ड लॉस है और अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन है उसका फुल इफेक्ट दिया जा चुका है, बट हमें ये मानना होगा, मतलब हमें एक्चुअली में नहीं मिला है। तो 22% वाले केस में अंडर सेक्शन 115 BA में सबसे नुकसान क्या है, हमें मेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना मेट क्रेडिट का बेनिफिट मिल रहा है। दूसरी बात, हमें जो बाउट फॉरवर्ड लॉस है या क्या है अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन है उसका बेनिफिट भी हमें नहीं मिल रहा है। अब बात आती है क्या, अब यहाँ पे वो तो कहानी हो गई, अगर एसएससी ने किसी भी केस में अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करा है तो क्या होगा, तो ये इनवैलिड हो जाएगा और उसको नॉर्मल प्रोविजन के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रोविजन क्या है, यहाँ पर नॉर्मल प्रोविजन है 30% का जो रेट है उस रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब एसएससी को जो बेनिफिट है इसका सेक्शन का जो 115 BA का बेनिफिट कब मिलेगा, एसएससी को एक फॉर्म फाइल करना होता है, कब, ऑन और बिफोर द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, क्या है फॉर्म नंबर 10 IC को फाइल करना होगा, कहाँ,
इनकम टैक्स पोर्टल पे, उसके बाद रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है, तब इसका बेनिफिट मिलेगा। The beneficial provision of this section shall apply only if the option exercised by the filing form number 10 IC up to the due date of filing of income tax return for the AY 2021 और subsequent assessment year। ठीक है, जिस साल अगर हम इसका बेनिफिट ले रहे हैं उस साल हमें क्या करना होगा, कब से फॉर्म नंबर 10 IC फाइल करना होगा, कब, ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने से पहले, अंडर सेक्शन जो ड्यू डेट है 139 सबसेक्शन 1 का। वंस ऑप्शन एक्सरसाइज इट वुड बी अप्लाई टू द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जिस साल हमने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया ये सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में भी ये अप्लाई होगा। अगर हमने एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली तो ये क्या होगा, विड्रॉ नहीं कर सकते। एक तो कहानी होगी 115 BAA का। अब आगे बात करते हैं 115 BAB, ठीक है, 115 BAB ये भी क्या है, ये भी सेक्शन 115 BAB यहाँ पर 15% की रेट की बात करता है। 115 BA में 25% की बात करा है यहाँ पर, जो मैंने सबसे पहले डिस्कस करा। फिर इसके बाद आ गया 115 BAA में 22% की बात करा है। अब आ गया अंडर सेक्शन 115 BAB, इसमें क्या बात कर रहा है, 15% की बात कर रहा है यहाँ पर। ये भी क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक, न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी होना चाहिए। इसमें रेट क्या है, 15% है। यहाँ पर और बेनिफिट क्या दे रहा है जो टैक्स पेयर को, कि वो सेटअप रजिस्टर्ड कब होना चाहिए, 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद रजिस्टर्ड और सेटअप होना चाहिए इंडिया में। और मैन्युफैक्चरिंग कमेंस कब कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करना कब स्टार्ट कर सकती है, कब, 31 मार्च 2022 के पहले, मतलब कंपनी बनी कब हो, 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद में, और प्रोडक्शन कब करना स्टार्ट किया हो, 1 मार्च 2022 के पहले, ठीक है, के पहले, ऑन और बिफोर, मतलब 1/10/2019 टू 31 मार्च 2024 के बीच में बनी भी हो और क्या हो, प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया हो इस पीरियड के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर क्या रेट है, यहाँ भी रेट क्या है, 15% है। और सरचार्ज कितना हो लगेगा यहाँ पर, सरचार्ज 10% इरेस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सरचार्ज क्या लगेगा, 10% का रेट से लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना लगेगा, 4% हमेशा होगा। मैन्युफैक्चरिंग इनकम पे क्या लगेगा, 15% टैक्स, 10% सरचार्ज, 4% क्या हो गया आपका सेस हो गया, ठीक, कितना 17.16% हो गया टोटल टैक्सेबल इनकम। STCG ऑन ट्रांसफर ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट्स 15%, 10% और 4%, 17%। STCG ऑन ट्रांसफर ऑफ नॉन डिप्रिसिएबल एसेट्स 22%, 10%, 4%। अदर इनकम लाइक इनकम होम हाउस होल्ड अदर सोर्सेज, वो भी यहाँ पे 22%, 10%, 4%, 25.68% का होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हाउवर जब हम इसका डिडक्शन करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अदर इनकम का डिडक्शन हमें किस में नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 24 और 57। 24 कहाँ पे मिलता है डिडक्शन, हमें अलाउंस कहाँ मिलती है, इंटरेस्ट का, और 30% डिडक्शन जो मिलता है हमें कहाँ मिलता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, अंडर सेक्शन 24 में उसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। और जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमें डिडक्शन कहाँ मिलता है, अंडर सेक्शन 57 में इसका रिडक्शन हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। 15% के चक्कर में हमें ये नुकसान हो जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर क्या है कि ये भी बात करूँगा यहाँ पे, एक्सेस प्रॉफिट इज कंप्यूटेड बाय AO अंडर सेक्शन कितना है, ये भी यहाँ पर अगर असेसिंग ऑफिसर को कहीं डाउट हो तो उस केस में वो क्या कर सकता है, असेसिंग ऑफिसर कंप्यूट कर सकता है बुक प्रॉफिट। यहाँ पर कब डाउट कब होगा कि असेसी को लगता है कि किसी भी पर्सन के साथ कंपनी क्या कर रही है, कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, किसी कंपनी किसे क्या कर रही है, किसी पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है,
जिससे मतलब नुकसान हो रहा है, जिससे कंपनी का कम टैक्स टैक्स मतलब इस टाइप का अरेंजमेंट हो रखा है कंपनी और उस पर्सन के बीच में कि जिससे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है टैक्स का। उस केस में क्या कर सकता है, क्या कर सकती है असेसिंग ऑफिसर, क्या कर सकता है, टैक्स को कैलकुलेट करेगा और जो जो एक्सेस प्रॉफिट होगा वो क्या करेगा, टैक्सेबल किस रेट से करेगा, 30% के रेट से, उस पर सरचार्ज क्या लगेगा 10%, और सेस कितना लगेगा सब 4%, तो 34.32% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा यहाँ पर। वहाँ पर जो इनकम कवर अंडर चैप्टर 12 अदर देन 115 BA और 115 BAB जो मैंने ऊपर बात करा है, जो किसके लिए मेनली किसके लिए होता है, कैपिटल गेन के लिए। उस पर क्या होगा, जो टैक्स रेट है उस, और टैक्स 10% सरचार्ज और 4% एजुकेशन सेस। यहाँ पर सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि जो कंपनी मतलब यहाँ पर 115 BAA में 115 BAB में जो 15% वाले पे है, यहाँ मेट का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। 15% वाले पे क्या हो जाएगा, हमें मेट का बेनिफिट BAB में हमें मेट का बेनिफिट मिल जाएगा, मेट का बेनिफिट मिल जाएगा। और यहाँ पर मेट क्रेडिट हो ही नहीं सकता। मेट क्रेडिट किस लिए नहीं हो सकता कि वो कंपनी नई कंपनी है और अबाउट फॉरवर्ड मेट हो ही नहीं सकता, ठीक है, अबाउट फॉरवर्ड मेट हो ही नहीं सकता। Since this section apply to the only newly set up company, there is no question for about forward मेट क्रेडिट, ठीक है, तो मेट यहाँ पर पे कर सकते हैं, बस मेट क्रेडिट नहीं हो सकता। कंपनी है यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो कंडीशन क्या है, 1 अक्टूबर 2019 से लेके 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद सेटअप होना चाहिए, कंपनी को रजिस्टर्ड सेटअप होना चाहिए इंडिया में। और उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन कब स्टार्ट कर सकती है, 31 मार्च 2024 के पहले अपना मैन्युफैक्चरिंग कमेंस करी हो, तब उस केस में मिलेगा। एक कंपनी क्या होगा, कंपनी शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन इंडिया। मतलब नई कंपनी जी ना स्प्लिटिंग ऑफ होना चाहिए, ना रिस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ना तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ना तो उसको एक स्प्लिटिंग ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, नई कंपनी हो। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू, बट यहाँ पे क्या बोला है कि 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी कैन बी सेकेंड हैंड। प्लांट एंड मशीनरी कोशिश करना चाहिए कि 100% न्यू हो, बस नहीं है तो 20% तक हमें अलाउ करते हैं कि 20% तक आप सेकेंड हैंड मशीनरी यूज कर सकते हो। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो प्लांट एंड मशीनरी है वो क्या होगा, ट्रीटेड एज न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन दिस सेक्शन। इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि अगर हम इंडिया से बाहर से जो सेकेंड हैंड मशीनरी अगर हमने यूज़ करा है, इंपोर्ट करा है इंडिया में, यूज किया होता है, जो सेकेंड हैंड मशीनरी हमने आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट करा है इंडिया में, वो भी क्या करें कि वो भी हमें अलाउ हो जाएगा। उसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे, न्यू मशीनरी ट्रीट करेंगे हम इसको। यहाँ पर यह कंपनी क्या कर सकती है, जो कंपनी है, कंपनी कोई मतलब बिल्डिंग जो होटल है या कन्वेंशन सेंटर को यूज नहीं कर सकती है जो पीछे यूज हो रखी हो। कंपनी डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियसली यूज्ड एज अ होटल और कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, होटल कन्वेंशन सेंटर को यूज जो है वो अगर पीछे यूज हो रखा है तो यूज नहीं करेगी उस केस में। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तो बात करी थी, बट यहाँ पर बोला है कि कंपनी मतलब यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन का दिया है, कुछ को स्पेसिफाई कराई, कंपनी इस बिजनेस इसका प्रोडक्शन नहीं करेगी, प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा, डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये इंक्लूड नहीं होगा, माइनिंग इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक और सिमिलर आइटम इनटू द स्लैब ये भी मार्बल वो भी इंक्लूड नहीं होगा, बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे। किसमें, प्रोडक्शन की डेफिनेशन में या मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगा। किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 115 BAB में, ठीक है, इसका बिजनेस टैक्सेबल, इसका बेनिफिट 15% वाले पे नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रिंटिंग बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ द सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स इसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एनी अदर नोटिफाइड बिजनेस, अगर कोई नोटिफाइड हो तो उसकी बात करेंगे यहाँ पर। सिमिलरली क्या है,
बिजनेस ऑफ द पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेल बी ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब यहाँ पर क्या करा है, स्पेसिफाई कर दिया इसको, बट यहाँ पर क्या करा है, पावर जनरेशन बिजनेस को, डिस्ट्रीब्यूशन को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन को क्या माना है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के कैटेगरी में आएगा, और वहाँ पर क्या होगा, 15% के रेट से टैक्स चार्ज होगा। अब सिमिलरली जो हमने पीछे डिडक्शन की बात करी थी, जो हमें इसका बेनिफिट डिडक्शन नहीं मिलेगा, सेक्शन 10A सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लोज 2A सेक्शन 32AD सेक्शन 33AB 33ABA सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लोज 2A3 सेक्शन 35 सब क्लोज 2AA सेक्शन 35 2AB। उसके बाद क्या है, सेक्शन 35AD का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, सेक्शन 35CCC सेक्शन 35CCD का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, चैप्टर 6A का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट क्या है 80JAA और JJAA और 80M का। यहाँ पे बोल रहा है कंपनी क्या करेगी, सेटअप और लॉस नहीं करी, फ्रॉड नहीं कर सकती, कि नॉट सेटअप, कंपनी कैन नॉट सेट अप एनी लॉस और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेबल टू द डिडक्शन रेफर्ड देयर अबव अबाउट फॉरवर्ड लॉस, और क्या होगा, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ये माना जाएगा कि हमें इसका ऑलरेडी बेनिफिट दे दिया गया है, किसका, अबाउट फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ये माना जाएगा कि व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम, ये मतलब टोटल अबाउट फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का इफेक्ट ले लिया गया है। अब यहाँ पर क्या बात करता है, इफ कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड इन प्रीवियस ईयर द ऑप्शन विल बी इनवैलिड फॉर द previous year and the subsequent previous year and normal provision of the sect SL apply. However, if the option rendered invalid due to the violation of condition stipulated in point number इतना कंपनी में एक्सरसाइज 115 BAA, मतलब क्या करता है यहाँ पर, ये अगर ऑप्शन अगर इनवैलिड है, अगर फुलफिल कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो ऑप्शन ही इनवैलिड हो जाएगा और उसको नॉर्मल प्रोविजन के टैक्स से पे करना पड़ेगा। बट वॉयलेशन कहाँ हुआ है, 3 और 5 में। 3 में क्या है, 20% वाला न्यू प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, सारा प्लांट एंड मशीनरी नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए न्यू, बट वहाँ पर क्या करें कि 20% सेकेंड हैंड मशीनरी हो सकती है। या 5 में क्या कर सकता है कि 5 में जो सर्टन मैन्युफैक्चरिंग जो था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब वायलेशन इसका 20 न्यू प्लांट एंड मशीनरी वाली हो, या जो कुछ आर्टिकल को इन्होंने अलग करा था, प्रोडक्शन से कुछ अलग करा था, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, माइनिंग का, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स, या बॉटलिंग ऑफ गैसेस, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स, एनी अदर नोटिफाइड बिजनेस। अगर इसमें 5 और 3 में जो वायलेशन हुआ है, अगर इस वायलेशन के केस में क्या सकता है, कंपनी क्या कर सकती है, 115 BAA मतलब 22% वाले का बेनिफिट यहाँ पर ले सकती है। ठीक है, अगर वायलेशन किसका हुआ, कंडीशन नंबर 3 और 5 का, 3 और 5 का वायलेशन हुआ है तो कंपनी क्या कर सकती है, 22% वाले की बेनिफिट मिल सकती है। अगर दूसरा का वायलेशन हुआ है, ऑप्शन एक्सरसाइज करने में कंडीशन को फुलफिल नहीं करा है, तो नॉर्मल टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। कंपनी को सिमिलरली क्या है कि रिटर्न फाइल करने से, मतलब जो ड्यू डेट है उससे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 10 ID फाइल करना पड़ेगा इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए 15% वाले को। अब सिमिलरली क्या है कि अगर एक बार ऑप्शन को हमने एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन को, तो अब पीछे आगे के सालों में भी हमें एक्सरसाइज करना होगा। और दूसरा क्या था कि अगर हमने एक बार एक्सरसाइज कर ली तो आगे विड्रॉ नहीं कर सकते। अदर पॉइंट में क्या है, इफ इट्स अपियर टू AO दैट, जो मैंने ऊपर बात करी थी, गोइंग टू क्लोज कनेक्शन बिटवीन द कंपनी एंड एनी अदर पर्सन, क्लोज कनेक्शन, जहाँ पर 30% की बात कर रहा था, यहाँ पर ना 30% की जो बात कर रहा था, एक्सेस प्रॉफिट इज कंप्यूटेड बाय AO एट द रेट ऑफ 30%, तो वहाँ पर यहाँ इसी की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या है, इट्स अपियर टू AO दैट ओइंग टू द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द कंपनी एंड एनी अदर पर्सन or any other reason, the course of business is so arranged that the business transaction between them produce more profit than the ordinarily expected to the company. Excess profit computed by AO be treated as income to the company, taxable at the rate of 30%। सरचार्ज उस पर क्या होगा,
10% के रेट से और सेस लग जाएगा 4% के रेट से। यहाँ पे बोल रहा है कि इस टाइप से अरेंजमेंट हुआ कि जो मतलब जो लग रहा है कि टैक्स का नुकसान होगा गवर्नमेंट को, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ईओ को पावर दिया गया है कि और एक्सेस प्रॉफिट है उस पर क्या करे 30% के रेट से टैक्स चार्ज करे। अगर इस केस में क्या है कि अगर 20 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है तो क्या होगा, ट्रांसफर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांसफर और टीपी का ट्रांसफर प्राइसिंग का यहाँ पर ऑडिट होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग न्यू रिजिम। ये तो जो तीन हमने बात करा, सेक्शन 115 BA, सेक्शन 115 BAB BAA, इस पे रेट क्या था, इस पे रेट था 25%, इस पे रेट क्या था 22%। अब उसके बाद क्या है 115 BAB, यहाँ था 15%। ये कहानी किसकी थी, कंपनियों की थी, कंपनीज की थी, कंपनी की थी। यहाँ पर कंपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो यहाँ सारी कंपनियाँ होनी चाहिए 22% वाले पे। ये तो कंपनी वाली बात आ गई यहाँ पर। अब दूसरी बात क्या आती है यहाँ पर, जो 115 BSC किस लिए आता है, इंडिविजुअल अचीव के लिए आता है। ये 115 BSC किसके लिए आता है, इंडिविजुअल और HUF के लिए, या न्यू रिजिम। इसको इन अदर वर्ड्स हम क्या सकते हैं, न्यू रिजिम बोल सकते हैं इसको। ओल्ड रिजिम जो टैक्सेशन का था और न्यू रिजिम जो बात कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, रेट टैक्स रेट अब 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 2.5 लाख से 7.5 लाख 7.5 लाख तक अगर इंडिविजुअल का इनकम टोटल इनकम है तो 10%, 7.5 लाख से कितना है 10 लाख तक है तो 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक है तो 20%, 12.5 लाख से 15 लाख है तो कितना है 25%, और 15 लाख से ऊपर है तो 30%। न्यू रिजिम का हो गया। जो स्पेशल जो इनकम टैक्स रेट, स्पेशल टैक्स जो है कितना 111A 112A सेल बी टैक्सेबल है स्पेशल रेट ओनली। सरचार्ज वुड भी कितना है 10%, 15%, 25% और 37% डिपेंडिंग ऑन टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। हायर एजुकेशन कितना हो जाएगा 4%, हायर एजुकेशन नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना हो जाएगा 4%, 4% के रेट से। तो न्यू रिजिम में कितना है 2 से 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 से 5 तक 5%, 5 से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 से 15 लाख तक 25%, 15 लाख से ऊपर तक 30%। ठीक है, यहाँ पर AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एसएससी ऑप्टिंग सेक्शन 115 BAC इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे AMT। यहाँ पे क्या है AMT का जो बेनिफिट है, मैंने बाउट फॉरवर्ड जो पीछे पे कर रखा है उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा सेटअप के लिए। यहाँ पर इसलिए एडवाइस किया जाता है एसएससी को क्या, कि पहले जो हमारा जो AMT जो क्रेडिट है, ठीक है, उसको हम क्लेम कर लें अगर कुछ है तो, उसके बाद इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करनी चाहिए न्यू रिजिम में। वही बात कर रहा है यहाँ पे, इफ एसएससी हैज बाउट फॉरवर्ड AMT क्रेडिट इट शुड फर्स्ट क्लेम द AMT क्रेडिट देन देयर आफ्टर ऑफ फॉर सेक्शन 115 BAC। कंडीशन क्या है न्यू रिजिम में कंडीशन ए है, एसएससी डज नॉट क्लेम फॉलोइंग डिडक्शन, कितना इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 22AB, क्या है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो डिडक्शन में इंटरेस्ट का मिलता था वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेटअप ऑफ लॉस हाउस प्रॉपर्टी लॉस वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमें है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लीव ट्रेवल कंसेशन जो मिलता था अंडर सेक्शन 10 सेक्शन 5 में वो भी नहीं मिलेगा। HRA का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, जो HRA हम लोग IPCC में कैलकुलेट करते थे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अलाउंस अंडर सेक्शन 1014 एक्सेप्ट DTC क्या है, दिव्यांग को जो दिव्यांग पर्सन है उसको कहाँ तक जो अगर बेनिफिट मिलता है ऑफिस से घर से ऑफिस आने के लिए जो खर्चे मिलते हैं वो उसमें शामिल नहीं होगा। जो अलाउंसेस हैं 1014 में उसका वो दिव्यांग को मिलेगा। अगर हम टूर ट्रेवल के लिए जा रहे हैं तो उसका कॉस्ट हमें मिलेगा। डेली अलाउंसेस, अगर हम डेली अलाउंसेस क्या होता है कि सपोज हम दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अगर दिल्ली के बाहर हमें कहीं और दूसरे जगह दूसरे शहर में भेज दिया जा रहा है, यहाँ से हम लखनऊ चले गए तो वहाँ पे क्या होता है हमें डेली अलाउंसेस मिलती है, तो डेली अलाउंसेस का भी बेनिफिट हमें मिलेगा। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ यहाँ पे क्या बोलता है
to meet the ordinary daily charges incurred by an SSC due to absence from the normal place of duty। हमारा नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ से हम कहाँ चले गए? लखनऊ। कुछ टाइम के लिए हमें ट्रांसफ़र कर दिया गया कि आप लखनऊ चले जाइए या बॉम्बे चले जाइए या कहीं भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो हमारा जो प्लेस ऑफ ड्यूटी है, अगर उसके अलावा कहीं और भेजा जाता है तो उसके समय हमें डेली अलाउंस मिलता है, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। अब कन्वेंस अलाउंसेस टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द कन्वेंस इन परफॉर्मेंस, ऑफिस से कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमें कन्वेंस का मिलता है। तो बेनिफिट हमें 4 बेनिफिट मिलेगा। दिव्यांग को ट्रेवल के लिए, घर से ऑफिस के लिए टू ट्रेवल का जो कॉस्ट है वो मिलेगा। डेली अलाउंस अगर अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ जो प्लेस ऑफ ड्यूटी है उसके बाहर अगर जा रहे हैं, अगर हमारा ट्रांसफ़र हो गया तो वहाँ पे डेली अलाउंसेस वो मिलेंगे। कन्वेंस अलाउंसेस हमें मिलेगा जो ड्यूटी के लिए, ऑफिस ड्यूटी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे नुकसान क्या हो गया? जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का वो नहीं मिलेगा। लीव कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन नहीं मिलेगा। HRA का नहीं मिलेगा बेनिफिट। और जो अलाउंसेस हमें कहाँ मिलते हैं? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, वो हमें नहीं मिलेंगे। अगर PGBP में है तो वही सेक्शन हमारा दोबारा रिपीट होता है। सेक्शन 10A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 2 क्लॉज 2A, सेक्शन 32AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 33AB ABA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 क्लॉज 1 सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 2A3, सेक्शन 35 2AA, सेक्शन 35AD और सेक्शन 35 CCC का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का है तो वहाँ पर क्या होता है? अलाउंसेस ऑफ द इनकम ऑफ द माइनर अंडर सेक्शन, अगर हम क्या क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या करते थे? माइनर के इनकम को क्लब करते तो डिडक्शन में मिलता था अंडर सेक्शन सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 में उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो अलाउंसेस टू MP और MLA मिलता है उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन अंडर सेक्शन 37 में वो भी हमें 37 नहीं 57 में वो हमें नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A जो 80C 80D का जो डिडक्शन हम क्लेम करते थे वो डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ हो गया। SSC कैन नॉट सेट अप एनी बॉट फ्रॉड लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेड टू द डिडक्शन रेफर्टेड। यहाँ PGBP में आ जाएगा। PGBP में अगर हमारा कोई इनकम है और लॉस है जो पिछले सालों से आया है, पिछले सालों का लॉस है या अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन है, हमें वो भी हमें नहीं मिलेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम सेटअप नहीं कर सकते हैं। नो डिडक्शन और एग्जेम्पशन फॉर अलाउंस ऑफ परक्विजिट्स प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स, कोई परक्विजिट्स का बेनिफिट का एग्जेम्पशन हमें नहीं मिलेगा। ऑन फेलियर टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑप्शन ऑफ कंसेशनल रेट विल बी इनवैलिड एंड नॉर्मल प्रोविजन ऑफ टैक्स विल बी अप्लाई। तो हमें क्या है कि बहुत कुछ चीज़ें देख के हमें क्या करना है, न्यू रिजिम, अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने से पहले न्यू रिजिम का अब जो करना क्या चाहिए लोगों को कि ओल्ड रिजिम में अपना टैक्स कैलकुलेट कर लें और न्यू रिजिम में भी टैक्स कैलकुलेट कर लें और दोनों को कंपेयर करके देख लिया जाए कि भाई किस में बेनिफिट है। अगर जिसमें कम टैक्स पे करना होगा वो टैक्स पे करना चाहिए। यहाँ पर न्यू रिजिम में ओल्ड रिजिम में अगर कैलकुलेट टैक्स करें और दोनों रिजिम में जिसमें कम टैक्स बने उसी वही रिजिम को ऑप्ट करना चाहिए। यहाँ पर एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन की बात कर रहा है। द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज बाय फाइलिंग। यहाँ पर फाइल कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? फॉर्म नंबर 10IE जो ड्यू डेट का रिटर्न का टाइम है उससे पहले फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कहता है? एसएससी में चूज वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज ऑप्शन टू ईच फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर। यहाँ पर क्या बाकी और सेक्शन में जो था कंपनी केस में वहाँ पर माना जाएगा कि हम विड्रॉ नहीं कर सकते थे। बाकी 115BA 115BAA 115BAB की बात जो हमने ऊपर करी, मतलब 25% 22% 15% वाले पे जो कंपनी केस में, वहाँ पर क्या था कि अगर हमने एक बार भी क्या करा है, अगर ऑप्शन ऑप्ट कर लिया है तो हमें क्या होगा, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया इंडिविजुअलों के केस में 115BAC में कि अगर एसएससी को क्या वो हर एक साल अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। एसएससी में चूज वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज
द ऑप्शन इन ईच प्रीवियस ईयर, मतलब वो हर एक साल हो सकता है कि इस साल नया, पिछले साल में ओल्ड रिज्यूम में आया, बेनिफिशियल वहाँ पे था, इस साल में उसको अगर लगता है कि न्यू रिज्यूम में बेनिफिशियल है, तो डिपेंड करता है एसएससी पे कि वो क्या है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा रिज्यूम ऑप्ट करना है, हर एक साल वो चेंज कर सकता है। एसएससी कैन चूज एनी ऑफ द टू टैक्स रिज्यूम every year depending on tax liability in case of filing. In this case form number 10 IC is not required to file. ठीक है। अदर पॉइंट्स में क्या है, रिबेट अंडर सेक्शन 35 37 इज अवेलेबल इवन इफ एसएससी ऑप्ट फॉर दिस सेक्शन। रिबेट जो हमें मिलता था, इसके रिबेट कहाँ मिलता है, अंडर सेक्शन 87A में उसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा। अब सीबीडीटी ने एक क्लियरिफिकेशन ला के दिया क्या कि एसएससी अगर एम्प्लॉई है, अगर एम्प्लॉई है तो अगर न्यू ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉई है तो उसको उसके इनकम पे टीडीएस डिडक्ट होता है, डिडक्ट कौन करता है, एम्प्लॉय करता है, तो उसको कौन, एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना पड़ेगा, ऐसे एम्प्लॉई इंटीमेट करेगा जी हम न्यू रिज्यूम ऑप्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा टैक्स जो क्या है न्यू रिज्यूम के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जाए। अब यहाँ पर क्या है कि न्यू, अगर एम्प्लॉयर ने क्या करा है न्यू टैक्स रिजीम के रेट से जो टैक्स टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो एसएससी बीच में इसको चेंज नहीं कर सकता, मतलब न्यू रिजीम के बेस पे ही टीडीएस पूरे साल डिडक्ट होगा। बट एसएससी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर उसने अपना टैक्स डिडक्ट न्यू रिजीम में करवाया है तो भी पूरे साल जब रिटर्न फाइल करते टाइम वो क्या करेगा, ओल्ड रिजीम को भी प्रेफर कर सकता है, मतलब रिटर्न ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम में फाइल करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार टीडीएस के लिए न्यू रिजीम अगर ऑप्ट कर लिया तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगर एसएससी क्या करा कि न्यू रिजीम अगर ओल्ड रिजीम में ही रहना है तो उसको इन्फॉर्म नहीं करना है, किसको, एम्प्लॉयर को, मतलब यहाँ डीम्ड हो जाएगा कि अगर एसएससी ने क्या करा है, अगर अपने एम्प्लॉयर को नहीं बता रहा है तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, ओल्ड रिजीम पे ही डिडक्शन टीडीएस क्लेम डिडक्ट करेगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब सेक्शन आता है सेक्शन 115B/AD बैड। यहाँ पर कहानी हो गई, कंपनी को डिडक्शन मिल गया, कंपनी को 3 सेक्शन मिल गया, 115BAC 115BA 115BABAA और 115BAB। ये कंपनी को 3 सेक्शन मिल गए, 25%, 22% और 15% का। और यहाँ पर इंडिविजुअल और एचयूएफ को कौन सा सेक्शन मिला, इंडिविजुअल और एचयूएफ को कौन सा सेक्शन मिला, बेनिफिट मिला सेक्शन 115BAC का। अब तो कहानी होगी, अब भाई तो सोसाइटी वाले बोलेंगे बेनिफिट तो हमें भी मिलना चाहिए, तब सोसाइटी के लिए भी सेक्शन एक इंसर्ट हुआ है, एक सेक्शन 115BAD इनकम टैक्स ऑन सर्टन रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली। अब इसका क्या बोलता है, रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए, इनका वो चार्ज किस रेट होगा, 22% के रेट से होगा, सरचार्ज इस पर भी 10% के रेट से लगेगा, फर्क नहीं पड़ता कि उसका टोटल इनकम क्या है। हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना लगेगा, 4% के रेट से लगेगा। टोटल टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 22%, 22% टैक्स लाइबिलिटी, 10% का सरचार्ज होगा, 4% का सेस हो जाएगा, तो 25.16% इसका टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो गई। जो स्पेशल टैक्स रेट है, जो कैपिटल गेन वाले हो गए, उस पर क्या हो गया, स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगा, जो सा रेट टैक्स रेट है 10% सरचार्ज होगा, 4% सेस होगा। यहाँ पर जो एसएससी ने क्या करा है कि अगर जो सोसाइटी ने 115BAD का बैट का जो ऑप्ट करा है उसको AMT पे करने की ज़रूरत नहीं है, और बाउट फ्रॉड AMT क्रेडिट है उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली जो मैंने पीछे बोला था कि अगर एसएससी का कोई बाउट फ्रॉड AMT है तो उसको पहले क्लेम कर लेना चाहिए, उसके बाद वो AMT क्रेडिट को क्लेम कर लेना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, वो सेक्शन 115BAD को ऑप्ट कर सकता है। क्या ये बेनिफिशियल है कि मतलब जो बेनिफिट है AMT का वो उसको मिल जाए। सिमिलरली ये कंडीशन क्या है यहाँ पर कि सेक्शन 10AA, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लोज 2, सेक्शन 32AD, सेक्शन 33AB ABA, सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 क्लोज 2 2A3, सेक्शन 35 2AA, सेक्शन 35AD, सेक्शन 35CCC का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट 115 80JAA और 80LA का। यहाँ भी नुकसान क्या है कि बॉट फ्रॉड लॉस और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर एसएससी ने एक बार ऑप्शन अगर क्या है कि अगर कंडीशन को फुलफिल नहीं करा तो उसको क्या होगा, नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा सोसाइटी को। ठीक है। बेनिफिशियल ऑप्शन क्या है, द बेनिफिशियल प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई ओनली इफ ऑप्शन एक्सरसाइज बाय फाइलिंग द फॉर्म नंबर 10IF on or before the due date of filing of income tax return for assessment year 21-22 और एनी सब्सिक्वेंट ईयर। इसमें कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्म नंबर 10IF का ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में। अगर एक साल ऑप्शन ऑप्ट कर लिया तो क्या हो गया, यहाँ पर ये सब्सिक्वेंट ईयर में भी अप्लाई होगा। अगर एक साल हमने एक बार ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया तो वो विड्रॉ नहीं होगा। यहाँ पे बात क्या करता है, इफ एसएससी ऑप्टेड अंडर सेक्शन 31(1)(BA मतलब 25% के रेट से कंपनी केस में, 22% के रेट से कंपनी केस में क्या है, अगर एसएससी ऑप्टेड सेक्शन 35 सेक्शन 115BA सेक्शन 115BAB BAA सेक्शन 115BAB सेक्शन 115BAC सेक्शन 115BAD देन मैक्सिमम डिप्रिसिएशन शेल बी अलाउड 40%। यहाँ पर मैक्सिमम डिप्रिसिएशन हमें कितना अलाउ होगा, 40% अलाउ होगा। आई होप आप लोगों को ये मतलब क्लास पर अच्छी लगी होगी। ठीक, ओके, थैंक यू।